हेलो, नमस्कार, आदाब और सलाम। मैं हूं असद मिर्ज़ा, हाज़िर हूं आपके पसंदीदा प्रोग्राम विश्व दर्पण के साथ। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे चीन की राजधानी बीजिंग में होने वाले ब्रिक्स समिट की। हम आपको बताएंगे कि इस समिट से क्या तवक्कुआत या एक्सपेक्टेशंस की जा रही थी और ये एक्सपेक्टेशंस कितनी पूरी हुई। यहाँ पर चीन और रूस के सदर उन्होंने क्या-क्या कहा और इसमें भारत की तरफ से क्या कहा जाना था, इसकी क्या एक्सपेक्टेशंस थी और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समिट में क्या कहा। लेकिन उसको बताने से पहले हम आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसे फौरन सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाना ना भूलें, ताकि जैसे ही हमारे वीडियो यूट्यूब और फेसबुक पर अपलोड हो वो फौरन आपके इनबॉक्स तक पहुंच सके। तो आइए अब बात करते हैं ब्रिक्स समिट की। ब्रिक्स यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका पर मुश्तमिल एक 5 रुकनी या 5 मेंबर कंट्रीज के ऊपर मुश्तमिल एक रीजनल ट्रेडिंग और कोऑपरेशन ब्लॉक है, जिसका 14वां एनुअल समिट कल यानी 23 जून को चीन की राजधानी बीजिंग में वर्चुअल तौर के ऊपर किया गया। ये समिट गुज़िश्ता 3 साल से वर्चुअल मोड में हो रहा है, कोरोना महामारी की वजह से। अब आइए बात करते हैं कि इस ब्रिक्स समिट में रूस और चीन, जो कि इसके सबसे बड़े मेंबर कंट्रीज हैं, उन्होंने और उनके प्रेसिडेंट्स ने क्या कहा। लेकिन हम यहाँ आपको ये बता दें कि इस समिट में क्या होना था, इसका अंदाज़ा 22 जून यानी बुध को 25वें सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम में होने वाले इजलास के दौरान रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और चीन के सदर शी जिनपिंग ने भी अपने बयानात या तकरीर में दे दिया। शी जिनपिंग का कहना था कि अब दुनिया एक ऐसे दौर से गुजर रही है जबकि हमें पूरे दुनिया के लिए एक नए तरीके से तरक्की के नए रास्ते, नए मौके ढूंढने होंगे और हमें उस पुराने निज़ाम को ख़त्म करना होगा जो कि अब तक चला आता रहा है। यानी कि उनका ये कहना था कि अब जो आलमी इकोनॉमिक निज़ाम बनेगा, उसमें वेस्टर्न कंट्रीज नहीं बल्कि चीन का और एशियाई ममालिक का किरदार ज़्यादा होना चाहिए। साथ ही साथ रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने इस इकोनॉमिक फोरम से खिताब करते हुए कहा कि रूस बहुत जल्द ही ऐसा नया ऑल्टरनेटिव पेमेंट मैकेनिज्म लाने वाला है जिसकी वजह से डॉलर की वैल्यू बिल्कुल खत्म हो सकती है। तो इन दोनों प्रेसिडेंट्स ने जिस तरीके से इस इकोनॉमिक फोरम में अपनी तकरीर दी, उससे ये साफ जाहिर हो रहा था कि कल यानी कि 23 जून को होने वाले ब्रिक्स समिट में वो किस नहज पे या किस तरीके से अपनी स्पीच फोकस करेंगे। और जैसा कि उम्मीद की जा रही थी, ऐसा ही हुआ। चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने 14वें ब्रिक्स समिट की इफ्तिताही तकरीर में कहा कि इस साल ब्रिक्स का जो ग्लोबल स्लोगन है वो है न्यू एरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट, यानी कि आलमी तरक्की के लिए एक नया दौर। और उनके मुताबिक इस न्यू डेवलपमेंट मैकेनिज्म में एशियाई ममालिक, खासतौर से चीन का एक अहम किरदार रहेगा। दरअसल शी जिनपिंग ने ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव के नाम से अपनी सोच, अपनी फिक्र और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की फिक्र के बारे में पिछले साल यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के 76वें इजलास में इस चीज के इशारे दिए थे कि दुनिया किस नहज पे जा रही है और अब हम ज्यादा देर वेस्टर्न कंट्रीज की बालादस्ती को बर्दाश्त नहीं कर सकते, बल्कि ये सदी एशियाई सदी के तनासुब से आगे बढ़ेगी और इस सदी के डेवलपमेंट में और आने वाले प्रोग्राम्स को फाइनल करने के लिए एशियाई ममालिक खुसूसी किरदार अदा करेंगे। यहाँ मैं ये वाज़ेह करता चलूँ कि इस पूरी कोरोना वबा के महामारी के दौरान जो भी ट्रेड हुआ है, उससे चीन के ऊपर कोई खासा फ़र्क नहीं आया है। अभी तक मौसूल होने वाले स्टैटिस्टिक्स या आंकड़ों के मुताबिक सन 2020 में चीन की जीडीपी 18 ट्रिलियन डॉलर या 18 खरब डॉलर हो चुकी थी। अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन साउथ चाइना के मुताबिक चीन में मौजूद बेशतर यूरोपीय और अमेरिकन कंपनीज जो कि चीन में मौजूद हैं, उनमें से 70% का कहना है कि वे दोबारा
चीन के अंदर सरमायाकारी या इन्वेस्टमेंट करेंगी। उसके अलावा 58% कंपनीज का कहना है कि उन्हें अपने सरमाए पर ज्यादा प्रॉफिट मौसूल हुआ है। ब्रिक्स समिट से खिताब करते हुए रूसी सदर पुतिन ने एक मर्तबा फिर अपनी इस बात को दोहराया कि रूस एक नए इंटरनेशनल पेमेंट मैकेनिज्म के बारे में संजीदगी से काम कर रहा है और बहुत ही जल्दी ही एक नया इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी सिस्टम आ सकता है, जिसको कि ब्रिक्स कंट्रीज की करेंसीज के साथ जोड़ दिया जाएगा। उनका कहना था कि ब्रिक्स कंट्रीज के दरमियान तिजारत इतना फरोग पा रहा है कि अगर हम सिर्फ ब्रिक्स कंट्रीज यानी कि ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका के दरमियान होने वाली तिजारत या ट्रेड का मवाजना करें तो इस साल के शुरुआती 3 महीनों के दौरान ही इसमें 38% इजाफा हुआ है और अब ये ट्रेड सालाना 45 बिलियन या 45 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। ब्रिक्स समिट के आखिर में जारी किए जाने वाले ऐलानिए या जॉइंट डिक्लेरेशन में ये कहा गया है कि तमाम मुल्कों को अपनी रीजनल इंटीग्रिटी यानी कि इलाकाई सालमियत और डिफेंस के बारे में रवैया इख्तियार करने और उसकी हिफाजत लेने के लिए पूरे हक हासिल हैं। और इस पूरे डिक्लेरेशन में पहली मर्तबा यूक्रेन का नाम लिया गया। इसके अलावा समिट के दौरान जिन भी लीडरान ने, जिसमें के रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, चीन के सदर शी जिनपिंग, ब्राजील के सदर जेयर बोल्सोनारो और साउथ अफ्रीका के सदर सिरिल रामाफोसा और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल थे, उनमें से सबने ज्यादातर एक डिप्लोमेटिक स्टैंड लेते हुए किसी भी तरीके से यूक्रेन का जिक्र नहीं किया सिवाय शी जिनपिंग ने। शी जिनपिंग ने अपने स्पीच में कहा पहली मर्तबा कि यूक्रेन का मामला जो है वो एक बायलेटरल तरीके से सुलझाया जाना चाहिए और यूक्रेन को भी अपनी सालमियत बरकरार रखने का पूरा हक है। लेकिन साथ ही साथ ब्राजील के सदर बोल्सोनारो ने डिप्लोमेटिक तरीके से किसी भी मुल्क का नाम ना लेते हुए कहा कि जो मौजूदा आलमी सूरत हाल है वो सबके लिए बाइस तशवीश या कॉज ऑफ कंसर्न है और हमें ऐसे इकदाम या ऐसे फैसले करने होंगे जिससे कि हम पूरी दुनिया में डेवलपमेंट की एक नई लहर ला सकें। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जिनसे की उम्मीद की जा रही थी कि वो इस समिट में कुछ इस तरीके का बयान देंगे जो कि अमेरिका के हक में जाता हो, उन्होंने यूक्रेन का बिल्कुल जिक्र नहीं किया, बल्कि अपने स्टेटमेंट में या अपने खिताब में उन्होंने सिर्फ कोविड महामारी का जिक्र करते हुए कहा कि जिस तरीके से कोविड महामारी के दौरान सारी दुनिया के मुल्क एक दूसरे का साथ देने आगे आए थे, उससे साफ जाहिर है कि हम अगर चाहें तो एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। और खास तौर से ब्रिक्स ममालिक जो हैं या ब्रिक्स कंट्रीज जो हैं वो भी एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। और इसी तरह उन्होंने ब्रिक्स की जानिब से न्यू डेवलपमेंट बैंक के शुरुआत होने के ऊपर सबको मुबारकबाद भी पेश की और कहा कि ये जाहिर करता है कि अगर हम चाहें तो नए इलाकाई तरीक़ेकार अपना सकते हैं जिससे कि आलमी ट्रेड या आलमी मईशत या आलमी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा मदद पहुंच सकती है। मजमूई तौर पर ये एक ऐसा मौका था जब रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और चीनी सदर शी जिनपिंग अपनी अपनी राय रख सकते थे दुनिया के सामने और मजमूई तौर पर ऐसा ही लगता है क्योंकि जिस तरीके से शी जिनपिंग ने पूरे समिट के दौरान यूक्रेन का सिर्फ सरसरी तौर पर जिक्र किया, वहीं व्लादिमीर पुतिन ने इस तरफ इशारा दिया कि रूस ऐसे मैकेनिज्म की बात कर रहा है जिसमें कि डॉलर एकदम बिल्कुल खत्म हो सकता है। साथ ही साथ व्लादिमीर पुतिन ने इस तरफ भी इशारा किया कि आलमी पाबंदियों के बावजूद हिंदुस्तान और चीन के साथ रूसी तेल की ट्रेड में बहुत इजाफा हुआ है और उन्होंने कहा कि वो दिन दूर नहीं है कि जब बहुत जल्द मॉस्को और रूस की सड़कों पर चीन में प्रोड्यूस की गई कारें या चीन में बनाई गई कारें दौड़ना शुरू कर देंगी और साथ ही साथ मॉस्को और रूस के दीगर शहरों में हिंदुस्तान की बड़ी सुपरमार्केट चेन्स काम करना शुरू कर देंगी। यानी कि एक तरीके से वो इस बात का इशारा दे रहे थे कि हम इलाकाई तौर पर अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को जो है वो इंश्योर कर सकते हैं, हमें इसमें वेस्टर्न कंट्रीज की मदाखलत या वेस्टर्न कंट्रीज की इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। मजमूई तौर पर यही कहा जा सकता है
कि ब्रिक्स समिट से अमेरिका को खास तौर से एक ऐसा इशारा दिया गया है कि जो चीजें वो हाल में कर रहा था इंडो पैसिफिक के इलाके में, खास तौर से क्वाड, ऑकस और इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, इन सब को चीनी सदर शी जिनपिंग और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने एक तरीके से खारिज कर दिया है, और इसमें उनको ब्रिक्स के बाकी मेंबर कंट्रीज की हिमायत भी शामिल नजर आती है। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। हमें कमेंट बॉक्स के जरिए अपनी राय से आगाह कराते रहें। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।